आवाज आपको जा रही है? सोनिया, चलिए। तो हम लोग शुरुआत करेंगे हमारा आज का क्लास। और कल हम लोगों ने काफी सारी चीजें देखी थी मेंटल हेल्थ के बारे में। आप लोगों ने उसको रिवाइज कर लिया था? एक बार बताइए सब लोग, मेंटल हेल्थ आप लोगों ने रिवाइज कर लिया था? तो मैं आपको बता दूं कि अब जो है हम लोग आज उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया था 3 पार्ट में टोटल हम लोग पढ़ेंगे, तो आज उसका हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2, कल हम लोग इस बात को समझ गए थे कि बच्चों का जैसे फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है ना। और मेंटल हेल्थ में हमें जरूरी ये है कि बच्चे का मस्तिष्क सही रहे। जैसे होता है ना, बच्चा कोई डिप्रेशन में चले जाता है या बच्चा कोई एंजाइटी में चले जाता है, तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया था कि आजकल बच्चों को स्टडी का इतना प्रेशर है कि बच्चे जो है मोटिवेटेड होने के बदले डिप्रेशन में हो चले जा रहे हैं। तो बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। कल काफी सारा चीज इस पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे, कल मैंने आपको सिलेबस को भी पूरा डिटेल में दिखाया था। आपकी 22 क्लास हो गई है, 23वां क्लास ये है। तो सारी 22 क्लास आपकी कंप्लीट होनी चाहिए अभी तक की 22 क्लासेस या। तो आज हम लोग मेनली जो फोकस रहेगा कि इसमें स्कूल का क्या फंक्शन, बिकॉज यू आर द टीचर ऑफ स्कूल, या आप एक ऐसे व्यवस्था में हैं जहां पर कि बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। एंड अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, कैसे मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेंटल हेल्थ कई चीजों पर निर्भर करता है। हाँ, आफरीन है ना, सभी लोग बताइए, अभिनय, कृष्णा, मेंटल हेल्थ हर चीज पे निर्भर करता है। मेंटल हेल्थ चूंकि आपके माइंड से जुड़ा है, आपका माइंड, आपका इमोशन है ना, आपकी भावना, इन सब चीजों का जो समावेश है सब आपके माइंड से ही है। सो द स्कूल एनवायरनमेंट शुड बी द चाइल्ड हैज अ प्रॉपर फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो इन्वायरमेंट की अभी हम बात कर रहे हैं। इफ द फिजिकल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड इज गुड, देन हिज मेंटल हेल्थ विल ऑल्सो बी गुड। फॉर फिजिकल हेल्थ, बैलेंस डाइट, proper rest, timely treatment of disease, etc. are necessary. So, physical health affect mental health of the child. Therefore, it is the duty of the school to adopt those means by which a physical health of children remains good. There should be arrangement for regular physical education, food, rest, sport, exercise, cleanliness, and treatment and of the disease, etc. in the school. मैंने तो अपना पूरा नोट्स आपको दिया है, लेकिन उसके अलावा जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात समझिए। क्या कहना चाह रहा है ये पीपीटी, ये लाइन क्या कहना चाह रहा है? ये लाइन कहना चाह रहा है कि विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बालक का समुचित रूप से शारीरिक और मानसिक विकास हो। आप में से कितने लोगों ने वो कहावत सुनी है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है? सुना है आप लोगों ने? तो बालक का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो उसका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, राइट। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार, समुचित विश्राम, ठीक समय पर रोग का उपचार आदि आवश्यक है। शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है कि नहीं? अतः विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वे उन साधन को अपनाएं जिनके द्वारा बालक का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे। और विद्यालय में नियमित शारीरिक जो है शिक्षा है, भोजन है, विश्राम है,
खेल कूद है, व्यायाम है, स्वच्छता है या रोग है, इन सब से हमें उपचार होनी चाहिए। तो लास्ट क्लास में जो हमने मेंटल हेल्थ की बात की थी, वो मेंटल हेल्थ अपने आप में बच्चों के बेसिक ओवरव्यू आपको दे रहा था। आज आपकी जिम्मेदारी क्या होगी इसमें, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो बच्चे का स्वस्थ तन जरूरी है। यस और नो एवरीबॉडी? आप लोगों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन्वॉल्व होइए क्लास में, जैसे आप लोग इन्वॉल्व होते हैं। क्लास से जुड़ी बात करिए, बाकी बात मत करिए। तो स्वास्थ्य अगर आपका ठीक होगा तो माइंड ठीक होगा। और अब इसका संबंध अच्छे भोजन से है, समुचित विश्राम से है। वेरी गुड अभिनय। ठीक समय पर आपको अगर कोई रोग होता है तो उसका ठीक समय पर उपचार करने से है। और शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव बालक के मेंटल हेल्थ पर पड़ता है। और विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वे उन साधनों को अपनाएं जिनके द्वारा बालक का फिजिकल हेल्थ अच्छा रहे। बालक में नियमित जो शारीरिक विकास है, नियमित जो शारीरिक शिक्षा है, भोजन है, विश्राम है, खेलकूद है, व्यायाम है, स्वच्छता है और रोगों का उपचार है, इन सब की हमें व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि इन सब चीजों से बच्चों का डेवलपमेंट जो है, मेंटल डेवलपमेंट शुरू होता है। अब आता है कि स्नेहपूर्ण व्यवहार। आपको कैसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करना है? अफेक्शन बिहेवियर in education, if the teacher's behavior towards the student is sympathetic and loving, then it's generate respect for the teacher. They experience freedom and happiness in such an environment. They respect their teacher and try to follow his instruction. So they are good mental development, which help in maintaining good mental health. On the contrary, देखिए कहाँ से चीजें जोड़ रहा है। On the contrary, if a teacher's behavior is discriminatory or rude towards a student, then the teacher does not get respect. In such situation, a student does not obey the teacher and do such thing which irritate him. Such work has a negative impact on the mental health of student. तो टीचर आप तो ट्रेंड है ना, आपकी तो ट्रेनिंग हुई है ना। बच्चे नहीं समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? यस और नो? तो आप जो है, शिक्षक का व्यवहार हमेशा सहानुभूतिपूर्ण और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। और इससे क्या होगा? बच्चों में आपके प्रति एक आदर का भाव उत्पन्न होगा और वे अपने शिक्षक का आदर करेंगे और निर्देशों का पालन करने का प्रयास करेंगे, तो उनका अच्छा मानसिक विकास होगा, जो उनके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायक होगा। अब इसका अपोजिट ले लीजिए। देखिए, है वो स्टूडेंट, लेकिन ये आपका बिहेवियर, आपका अनुशासन, आपका डिसिप्लिन, आपका नजरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। अगर मान लीजिए आप बच्चों में भेदभाव करने लगते हैं तो आपको बच्चों से फिर आदर नहीं मिलता है, या व्यवहार अगर आपका रूड है तो ऐसे में बच्चे आपका कहना नहीं मानेंगे। तो इससे क्या होगा? बच्चे के मेंटल हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, हमारा काम क्या है? आप जब टीचर बन के जाएंगे, आपका काम क्या होगा? कि बच्चों को के सर्वांगीण विकास को करना, और उसमें उनका मेंटल हेल्थ अच्छा होना जरूरी है। तो आपके रूड बिहेवियर से बच्चे का मेंटल हेल्थ खराब हो सकता है, उससे उनकी पढ़ाई पे भी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए स्नेहपूर्वक व्यवहार सबसे पहले आवश्यक है। उसके साथ साथ आता है बैलेंस एंड एप्रोप्रिएट करिकुलम, है ना। वो बस्ता जो बहुत कहते हैं ना कि पुस्तकों का बोझ, वो कहां से आता है? करिकुलम से आता है। सो द बर्डन ऑफ अनबैलेंस्ड करिकुलम, है ना। अनबैलेंस्ड करिकुलम समझ पा रहे होंगे आप लोग। कॉजेज मेंटल फैटिग टू द स्टूडेंट। They take less interest in studies and start considering student as a burden. Therefore, it is necessary that the curriculum is balanced so that the desired increase in their knowledge can be achieved and their brain is not adversely affected. It is also necessary to develop interest in studies among students through extracurricular activities. The mental health of the student gets properly developed in the interesting studies. तो संतुलित और उचित पाठ्यक्रम।
अगर पाठ्यक्रम अगर बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस्ड पाठ्यक्रम मतलब क्या होता है कि पाठ्यक्रम जितना भी हो, जैसे आपको पता है ना मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, कितना सुकून से हम लोग पढ़ रहे हैं बताइए, क्योंकि एग्जाम की अभी डेट ये नहीं है, तो अननेसेसरली आपको जल्दी 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 खत्म करने की मैं कोशिश भी नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि समय के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, करिकुलम को बिल्कुल सुकून से लेकर चल रहे हैं। अगर आप लेट से भी जुड़े हैं, कुछ दिन बाद भी बैच में जुड़े हैं, तो भी आपके पास हर वीक एफिशिएंट और सफिशिएंट टाइम है कि नहीं, कि आप अपने पुराने करिकुलम को भी पूरा कर लें। रिवीजन की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। तो डेली अगर आप सुबह 8 बजे बैठे, तो जो बाकी 2 दिन मेरी आपको लाइव अभी हो रही है, उसके अलावा जो बाकी टाइम है, वो टाइम इनफ है आपके पुराने चीजों को रिवाइज करने के लिए, है कि नहीं? तो पढ़ाई बोझ लगेगी कभी। लेकिन अगर ये असंतुलित हो जाए, हमें पता ही ना हो कि कब से शुरू है, कब से खत्म है, क्या कर रहे हैं, अभी मेरे पास क्लैरिटी है, कल भी मैंने आपको पूरा सिलेबस दिखाया, क्या चल रहा है, 2 यूनिट कंप्लीट हुआ, तीसरा चल रहा है, चौथा पांचवा इन यूनिट जो है वो आपका भी बचा हुआ है, राइट? तो असंतुलित पाठ्यक्रम के बोझ से विद्यार्थी को थकान महसूस होती है। वाजिब बात है कि नहीं? एवरीबॉडी प्लीज कमेंट, है ना? सो वे अध्ययन में कम रुचि लेते हैं और पढ़ाई को एक बोझ समझने लगते हैं। अतः यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम संतुलित हो, जिससे कि उनके ज्ञान में अपेक्षित वृद्धि हो और उनके मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। यह भी आवश्यक है कि पाठ्यक्रमेतर क्रियाओं के द्वारा अध्ययन के प्रति विद्यार्थी में रुचि उत्पन्न की जाए। यस और नो? सो रुचि जन्य अध्ययन में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का समुचित विकास होता है। तो आप जितना अच्छा बैलेंस्ड करिकुलम चलाओगे, जैसे आपकी रुचि बढ़ रही है ना, जब आप जान रहे हो कि सर 100% सिलेबस को पूरी क्लैरिटी से पढ़ा रहे हैं, भाई एक टॉपिक को 3-3 4-4 सेक्शन में बता रहे हैं, हर पार्ट के क्वेश्चन दे रहे हैं, स्थिर से आके एक एक छोटी छोटी चीज को बता रहे हैं, तो आपकी और रुचि बढ़ेगी ना। ऐसा हमारा माइंड में होता है, पता है ना आपको, जब आपका कोई चीज सक्सेस होने लगता है तो वो करने का उत्साह और बढ़ जाता है। Balanced homework. So student should be given as much as homework as it is possible to compare it every day. Homework should not be a burden. It is necessary for the teacher to give homework keeping in mind the mental capacity of physical health of each student. If the homework is balanced, then a student will happily try to complete it. This will gradually increase his knowledge and the mental health will also improve. देखिए छोटी छोटी बात है, आज छोटे बच्चे के गार्जियन और बच्चे अपना पूरा घर स्कूल से आने के बाद होमवर्क में बीतता है। आपके भी घर में अगर बच्चे स्कूल जाते होंगे तो उनको उतना ही गृह कार्य दिया जाना चाहिए जो संभव हो सके। गृह कार्य बोझ जैसा नहीं होना चाहिए, है ना? स्कूल से आने के बाद होमवर्क में ही लगे हुए हैं बच्चा भी और माँ बाप भी। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वो प्रत्येक विद्यार्थी की मानसिक क्षमता और उनके शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर होमवर्क दे। यदि गृह कार्य संतुलित है तो विद्यार्थी उसे सहर्ष पूरा करेगा। इससे उसके ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी और उसका मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, है ना? तो इसलिए होमवर्क बैलेंस्ड देना चाहिए। प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ। देखिए अभी के समय में ना बच्चा स्पोर्ट्स के नाम पे मोबाइल में ही गेम खेलता है, लेकिन कितना हमारा जो फिजिकल गेम्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है। सो ब्रेन गेट्स टायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टडी, वर्क, मेंटल एनर्जी एंड फ्रेशनेस इज regained through sports and entertainment, and the person starts doing his work with full energy and enthusiasm. तो एनर्जी आपको पता है, थकावट के बाद अगर आप कोई अपनी मन के लिए अच्छी चीज करते हैं तो थकावट चली भी जाती है। मतलब रेस्ट तो जरूरी है ही, लेकिन ऐसे भी थकावट चली जाती है। Through sports and entertainment, repressed emotion find outlet in the brain and mind health is not adversely affected. To relieve the burden of student, it is necessary that teacher make arrangement for healthy sports and entertainment, make the interesting work, scouting and culture program,
should also be organized in the school. सो मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए भैया खेल बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं आप लोग, है ना, और मनोरंजन भी महत्वपूर्ण है। जब माइंड जो है अध्ययन कार्य के फलस्वरूप थक जाता है, बहुत ज्यादा पढ़िए, थक जाता है, तो आपको खेल और मनोरंजन बहुत महत्वपूर्ण है। जब मस्तिष्क अध्ययन कार्य के फलस्वरूप थक जाता है तो खेल और मनोरंजन से स्फूर्ति और ताजगी प्राप्त होती है। अरे आप अपने घर में बच्चों को देख लीजिए ना, बच्चा स्कूल से थक के आएगा, कोई काम बोलिएगा तो बोले अरे मम्मा मैं थका हुआ हूं, और वही तुरंत खेलने के लिए दौड़ जाएगा, खूब 1 घंटा खेलेगा। तो ये आप भी कहते होंगे घर में काम नहीं होता और इतना देर फील्ड पे दौड़ते रहता है, उससे उसको एनर्जी मिलती है, उसकी स्फूर्ति आती है। स्पोर्ट्स का और एंटरटेनमेंट का बच्चों का डायरेक्ट रिलेशन, व्यक्ति अपने कार्य में पूर्ण रुचि और उत्साह के साथ करने लगता है। खेलकूद और मनोरंजन के द्वारा मस्तिष्क में जो दमित भावना है उसको भी मार्ग मिलता है। मैं आपको कहता हूं, ये मैंने भी अपने जीवन में महसूस किया है। आप दिन भर ना घर में बैठे रहिए और कुछ स्पोर्ट्स नहीं खेलिए, आपका दिमाग भी सप्रेस्ड होते जाएगा। वही आपको, आप बैडमिंटन ही खेलिए 1 घंटा, है ना, या घूमिए ही, वॉक ही करिए, दौड़िए ही। इससे आपकी जो दमित भावनाएं है ना उसको एक रास्ता मिलेगा और मेंटल हेल्थ पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अध्ययन के बोझ से राहत देने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षक अपने नेतृत्व में विद्यार्थियों के लिए स्वस्थ खेल और मनोरंजन की व्यवस्था करें, और ये रोचक कार्य होते हैं, है ना, और बच्चे में स्काउट और सांस्कृतिक कारक आदि का भी आयोजन किया जाए। मतलब आप जितना, मैं आज आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे फिजिकल एक्टिविटी आपके माइंड को संतुलित रखती है। ये आप लोगों के लिए भी है। दिन भर घर में मत बैठे रहिए। आप में से कितने लोग दिन भर घर में बैठे रहते हैं और खाली मोबाइल में क्लास करते हैं? थोड़ा सा निकलिए, रूटीन बनाइए, थोड़ा निकलिए, थोड़ा 4 लोगों से बात करिए, दौड़िए, खेलिए, बचपन जिंदा रखिए अपना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर टाइम बचपन जिंदा रखिए। अभी आप क्लास कर रहे हैं, अभी आप पूरी गंभीरता से क्लास करिए। गंभीरता मतलब ऐसा कोई प्रेशर में क्लास मत करिए, मतलब आपको फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। चल रही है लेकिन पढ़ाई, आप उसके बाद के काम को करते हैं उसको बिंदास होके करिए। उसके बाद आप शाम में एटलीस्ट 1 आवर खेलने पे दीजिए, एटलीस्ट 1 आवर कुछ ना कुछ करिए। मैं आपको नहीं, मुझे खुद भी बोल रहा हूं, कितने भी बड़ी जिम्मेदारी हो, आजकल हर जगह अलग अलग व्यवस्था होती है। कहीं पर गांव है तो ऑटोमेटिकली 4 चीजें हैं वहां पे, थोड़ा बड़ा शहर है तो वहां पे नहीं रहती है उपलब्ध, तो भाई अपने ही बिल्डिंग में जिम होता है या थोड़ा सा खेलने का कोई चीज रहता है या घूमने का रहता है। मतलब जिस भी माहौल में आप हैं, इन सब चीजों के लिए अगर आप ग्रामीण माहौल में हैं या एटलीस्ट मिड शहरी माहौल में है तो ज्यादा अच्छा है कि बगल में आपको फील्ड मिल जाएगा, 4 लोग मिल जाएंगे, तो आप करिए। आपके लिए भी जरूरी है, छोटा बच्चा के लिए तो जरूरी है ही। अब बच्चों के लिए अगला पॉइंट जो है वो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। इट ऑफन हैपेंस दैट, है ना, ड्यू टू द monotony of the current teaching method, children do not pay attention to studies and their interest decreases. For this, it is necessary that child-centric teaching method be adopted in school, such as play method, project method, and Montessori method. With the use of these new teaching methods, which are based on the principle of action behavior, practice, nervousness, and independence, and healthy mental development of the child takes place. देखिए कितनी जबरदस्त बात कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधियां मतलब क्या है, जिसमें कि बच्चों पर आप ध्यान दीजिए, है ना। जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा पूरा फोकस ये है कि कैसे पढ़ाऊं कि आपको समझ में आए, कैसे आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, कैसे आपका पढ़ाई पे फोकस बना रहे। सो जो बालक है ना, बालक की जो शिक्षा विधि है, सॉरी, बालक की जो शिक्षा विधि है उस वो निरस्ता के कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, रुचि कम आ जाती है। इसके लिए आवश्यक है कि जो है क्या कहते हैं, केंद्रित शिक्षा विधि अपनाई जाए। मोनोटोनी, या मोनोटोनी मतलब क्या है, एक रास्ता,
जो चालू है ना वो एक्चुअल में बहुत लोकल वर्ड है। एक रास्ता जो शिक्षा विधि है उससे वो ध्यान नहीं देते। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन अपनाई जाए। जैसे-जैसे खेल विधि, प्रोजेक्ट विधि और मॉन्टेसरी विधि इत्यादि इसमें आती है। इन नवीन शिक्षण विधि के प्रयोग से जो क्रियाएँ, व्यवहार, अभ्यास या आपका स्नायु भाव, यानी कि जो आपका नर्वसनेस है ना? और स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि में क्या होगा, मॉन्टेसरी विधि में क्या होगा, आप बच्चे को चीज़ों को करने के लिए देंगे। सो बालक का स्वस्थ मानसिक विकास जो है, वो इसके अंतर्गत होता है। ठीक है? एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन। For good mental health of children, it is necessary that they receive proper education and vocational guidance in school. If this happens, the child will take interest in studying various subjects and he will have good intellectual development. If there is a good development, then his mental health will also be good. तो शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन में बच्चे का अच्छा मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि विद्यालय में उन्हें समुचित शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन मिले। इसका मतलब आप क्या समझे कि आप एक प्रॉपर एजुकेशन और व्यावसायिक निर्देशन, मतलब आप कैसे एक्चुअल में आगे बढ़ सकते हैं। आज जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा पूरा फोकस इस चीज पे है कि आप कैसे आप नॉलेज भी गेन करें और अपने जीवन में आगे भी बढ़े, राइट? ये दोनों चीजें। तो यदि ऐसा होगा तो बालक विभिन्न विषय में अध्ययन में रुचि लेगा और उसका अच्छा बौद्धिक विकास होगा। यदि अच्छा विकास होगा तो उसका मेंटल हेल्थ भी अच्छा होगा, है ना? अरेंजमेंट ऑफ इमोशनल सिक्योरिटी, संवेगात्मक सुरक्षा। Proper emotion development is very important for mental health. If there is no balance in emotion, then mental conflict will arise in the mind of children and their mental health will be adversely affected. For the emotional balance of the child, it is necessary that he be taught with sympathy and love. है ना? They should not be allowed to feel that there is too much control over them and that they are unsafe in a school. Therefore, emotional security of the children should be kept in the mind in school. कहते अपने आप को ना उनके जगह पे आप रख के देखिए। जब आप स्कूल जाते थे, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आपकी इमोशनल डेवलपमेंट कितना आवश्यक थी। यदि संवेगों के में संतुलन नहीं होगा तो बच्चे के मन में मानसिक द्वंद्व होगा। एकाएक उत्तेजना है किसी चीजों को लेकर, किसी चीज को पकड़ के बैठे हैं, एकदम प्रेशर है चीजों का, तो मेंटल हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इमोशनल जो है ना, जल्दी किसी चीज को लेकर इरिटेट हो गए, क्रोधित हो गए या बहुत खुश हो गए, तो ये इमोशनल इम्बैलेंस है। तो ये नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है आप बच्चों के साथ एकदम बढ़िया माहौल रखें, सहानुभूति, प्यार इत्यादि रखिए और उन्हें ये नहीं अनुभव होने देना चाहिए कि उनके ऊपर बहुत कड़ा नियंत्रण है। ये उन्हें फील नहीं होना। देखिए, नियंत्रण तो रहेगा ना स्कूल में। स्कूल में आके कोई अपना नाच नहीं कर सकता ना। हर जगह अब जैसे मेरा ही क्लास है, अपना नियंत्रण है, लेकिन मैं भी कोशिश करता हूं कि एक स्तर तक की कैसे चीजों को खराब ना होने दूं। नियंत्रण तो है ही, लेकिन सब लोग कंफर्ट फील करते हैं। नियंत्रण, अब जैसे आप हमारा देश देख लीजिए, देश में जब पुलिस है, सिक्योरिटी है, तो नियंत्रण है, तभी ना आप खुला घूम सकते हो। आज आप देखिए वहां पे पहलगाम वाला, थोड़ा सा सिक्योरिटी का इधर उधर हुआ, कितनी बड़ी चीजें हो गई। तो कहने का मतलब क्लास में भी अगर सिक्योरिटी या कंट्रोल या व्यवस्था नहीं रहेगी तो फिर तो पढ़ाई हो गई, संभव नहीं है। हमें भी पता है ना कि क्लास की क्या डिसिप्लिन है, लेकिन क्या इसका इसका मकसद क्या है? इसका मकसद आपको पैनिक करना नहीं है, इसका मकसद एक्चुअल में आपको कंफर्ट करना है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, बहुत पहले का है। मेरे पापा शिक्षक संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी भी हैं। बहुत पहले का, तभी मैं मैट्रिक में पढ़ता था, 10th में। तो ना हम लोग बिहार के बहुत छोटे जगह पे रहते थे, तो पापा की कभी कभी मीटिंग बड़ी लेट तक होती थी, मतलब जहाँ पे टीचर्स की वो लोग मीटिंग करते थे या कोई चीज को लेकर, मतलब क्योंकि दिन भर स्कूल में रहते थे। तो ना एक दिन पापा 10 बजे रात में आ रहे थे, तो वहां पे ना मतलब ऐसे नहीं था, 7-8 बजे के बाद लोग नहीं निकलता था। 10 बजे रात में साइकिल से आ रहे थे, तो
मतलब वहां पे एक रास्ते में हवलदार खड़ा था, रोक दिया। साइकिल से आ रहे थे पापा, बहुत पहले की बात है ये, मतलब मैं आपको 2000 ईस्वी की बात बता रहा हूँ, 2001 की बात। तो पाप उनको रोक दिया, बोलता है क्या कि कहाँ जा रहे इतना रात में, पता? अब उनको क्या पता कौन है, कहा इतना रात में कहाँ जा रहे हैं आप? तो पापा बोले कि हम शिक्षक हैं, मीटिंग के वर्क काम से गए थे, तो इतना रात को आप जाते हैं? ठीक है, इतना रात। तो पापा उनको हवलदार को जवाब दिए कि सर, मुझे पता चला है कि हमारे प्रखंड में नए दरोगा साहब आए हैं और आप लोग भी बहुत मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, और जहां की जो व्यवस्था है, जहां के जो प्रशासन हो वो इतना बेहतरीन हो, तो आम लोगों को अब कोई चिंता नहीं है और आम लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर खुल के घूम सकते हैं। तो सर इसलिए पहले तो नहीं निकलते थे, लेकिन अब जो आप लोगों ने मुस्तैदी की है, इस वजह से हम लोग अब बेहतरी से अपने काम को, अगर लेट भी होता है तो हम लोग चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि ये नक्सलाइटवाद जो था वो अब आप लोगों ने खत्म कर दिया, इसलिए हम लोग खुल के घूमते हैं। उतने में उधर से दरोगा आ गया, वो पापा को जानते थे। अरे 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 अरे, तुम कहा मास्टर जी को? सर सर सर, मास्टर साहब प्रणाम 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 प्रणाम, ऐसे करके आया। बोला हवलदार को मारा एक चारा, पहचाना नहीं तुम सर को? बोला अरे नहीं नहीं सर, लेकिन सर के बात से हम बड़ा प्रभावित हो गए। कहने का मतलब है ना कि सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, ताकि आप बहुत एक काम करें। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, वर्षा सिंह, आपका ही मैं एग्जांपल लेता हूं। क्लास के शुरुआती दौर से अभी तक आपने बहुत सारे मैसेज किए हैं, सर क्लास नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, वो नहीं चल रही, वो नहीं चल रही। आप महसूस नहीं कर पा रहे होंगे, मैं बार बार इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए वो आपका पर्सनल है, वो आप यहाँ पे लिख के भी क्या ही हम लोग आपको हेल्प कर देंगे, तो आपका कॉल है कि आपका इंटरनेट कैसे चले। लेकिन मैं क्यों नहीं कुछ बोल रहा हूं, मैं क्यों इग्नोर कर रहा हूं? और कल मैंने आपको समझाया भी था कि क्लास में लिखने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो डिस्टर्ब मत करिए। क्यों, मैं आपको बताऊं, क्लास की सिक्योरिटी और क्लास के माहौल की वजह से ही। अब आप खुद एज्यूम करिए वर्षा, कि जब आप इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्डिंग देखोगे और क्लास के हर 2 मिनट पर मैं वर्षा का मैसेज पढ़ रहा हूं, सर मेरा क्लास नहीं चल रहा है, सर मेरा अभी भी नहीं, सर मैं इसलिए मैसेज नहीं कर पा रही हूं, तो वो रिकॉर्डिंग सुनने में आपको कैसा लगेगा? आप एक बार अंदाजा करिए, क्योंकि ये वीडियो, ये लाइव क्लास रिकॉर्ड हो रही है। तो जब ये क्लास के बाद जब आप दोबारा तिबारा आप ही देखोगे और आप मेंटल हेल्थ टॉपिक को रिवाइज करने के लिए देखोगे, और आपके जैसे हजारों दोस्त देखेंगे। अब उसके हर 2 मिनट पर मैं वर्षा का मैसेज पढ़ रहा हूं। ये बात कल भी मैंने आपको समझाया था कि अगर आपका कोई पर्सनल इश्यूज है, और मैं थैंक्स करता हूं आरती को जिसने लिख भी दिया था कि वर्षा क्लास टाइम पे शुरू हुई है, आपका इश्यूज होगा, तो उसके बाद भी अगर आप हर 2 मिनट पे मैसेज कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे और क्लास शुरू हुई, उसके हर 2 मिनट पर मैं वर्षा, अरे वर्षा का नहीं चल, अरे वर्षा का नहीं, अरे वर्षा का नहीं, तो ये कैसा लगेगा? इसी को बोलते हैं क्लास का इमोशनल सिक्योरिटी, या क्लास की व्यवस्था, क्लास के प्रशासन, कि हमें किस चीज को इग्नोर करना है। तो ये मैं चाहता हूं कि आप लोगों में भी ये गुण हो कि आप लोग भी इस बात, क्योंकि आप लोग भी शिक्षक बनने वाले हैं। तब आप सोचिए कि आपका मोबाइल का नेटवर्क नहीं चल रहा है, उसमें आप 50 मैसेज कमेंट में लिखोगे तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं उसमें। तो मतलब यही है अपनी मैच्योरिटी जो मैं चाहता हूं आप लोगों में। हाँ, तो ये क्लास की सिक्योरिटी है, ये मैं एग्जांपल देने के लिए बोल दिया, नहीं तो मैं इग्नोर कर देता पूरे क्लास में इस बात को। क्यों? क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें बच्चे को ये महसूस भी नहीं होने देना चाहिए कि ये कड़ा नियंत्रण है या आप असुरक्षित हैं, क्योंकि हमारा काम ही है आपको सुरक्षित महसूस करना, है ना? इसलिए आपका जो है संवेगात्मक सुरक्षा, इस चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रिंसिपल ऑफ डिटर्मिनेशन, है ना? संकल्प शक्ति। डिटर्मिनेशन क्या है समझिए। डिटर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड कैरेक्टर एंड मेंटल हेल्थ। आप जितना दृढ़ संकल्पित है कि नहीं यार पढ़ के तो जाना ही है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट द स्ट्रॉन्गर द डिटर्मिनेशन, द बेटर विल बी द मेंटल हेल्थ। A person with strong determination can successfully fight emotional and mental conflict. Therefore, there should be a provision in the school to
ensure that children get such an opportunity in which their determination power is strengthened. So अपने चारित्रिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दृढ़ संकल्प का बहुत अधिक महत्व है। वास्तव में आपकी दृढ़ शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति जितनी दृढ़ होगी उतना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छा होगा। तो दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति जो है, अगर आपकी डिटर्मिनेशन बहुत है कि नहीं भैया मुझे तो करना ही है, मुझे सक्सेस पाना ही है, यस और नो, तो इसकी या आपकी भावनात्मक ग्रंथि और मानसिक द्वंद्व में से आप सफलतापूर्वक लड़ सकते हैं। अतः विद्यालय में इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे को ऐसा अवसर प्राप्त मिले कि वो दृढ़ संकल्प, मतलब कि मोटिवेशन, सीधा सीधी माने, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए, आपको मोटिवेटेड होने का कारण पता होना चाहिए कि क्या चीज हमें आगे बढ़ाएगी। क्लियर है यहां तक? इसके बाद आता है प्रॉपर रिकॉग्निशन ऑफ स्टूडेंट वर्क, छात्र के कार्यों को समुचित मान्यता। साइकोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, है ना, deteriorates due to mental conflict and maladjusted. Every student want recognition for his or her work. When he does not get this recognition, the emotion get hurt and he gets attracted towards antisocial thing, है ना, and start committing crime. Therefore, there is a need that the work of the student in the school get proper recognition and mental conflict of maladjusted should not be raised. देखिए, एक टीचर को ना पूरा निष्पक्ष होना चाहिए बच्चे को रिकॉग्निशन देने में भी। अभी हमने आपको बताया था कि बच्चे के साथ आप कभी भी भेदभाव मत करिए, उचित अनुचित आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, और ये आपके जीवन की सबसे बड़ी पर्सनैलिटी होगी। सो नेक्स्ट यहां पर क्या है कि मानसिक द्वंद्व या जो आपका कुसमायोजन है, इससे बालक का मेंटल हेल्थ बिगड़ जाता है ना। प्रत्येक छात्र अपने कार्य में मान, आप अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो तो मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं, बट जो लोग इतनी देर से अच्छा एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, मैं उस बात को मान्यता तो अप्रूवल तो दूंगा ना कि यस यू आर डूइंग ग्रेट, राइट। इसलिए उन्हें मान्यता नहीं मिलेगी तो उनके संवेगों को ठेस पहुंचेगी कि यार हम, मतलब इस बात का महत्व है कि नहीं। आप देखिए, आप यूट्यूब पे भी क्लास करते होंगे 10 बजे, आप एक बात गौर करते होंगे, मैं हमेशा एक्सप्लेन करने वाले को अप्रिशिएट करता हूं। तो अच्छी चीजों को मान्यता तो मिलेगी, अगर आप नहीं देंगे तो फिर फर्क क्या रह जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात? आप बहुत क्लियर रहिए, आप एज अ टीचर आपके पास बहुत न्यूट्रलाइज होने की। आरती बेटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ही डाउट में लिखिए, ऐसे डाउट वाले सेक्शन में। बच्चे क्लास में अनुचित कार्य कर रहे होंगे, उनको उचित कार्य के लिए कैसे मोटिवेट करेंगे? उनके अनुचित कार्य में उनको संबंधित मान्यता तो नहीं दे। आपको किसने कहा कि आपको अनुचित कार्य मान्यता? आपका शायद ध्यान से पढ़े नहीं आप। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रत्येक छात्र को उनके कार्यों में मान्यता चाहते हैं, तो वो नहीं मिलती है तो संवेग को ठेस पहुंचती है। मतलब आप उनको एक्नॉलेज करिए। पहली बात तो यहाँ पर कार्य जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसकी बात हो रही है ना, जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसकी बात हो रही है। जब मेहनत कर रहा है तो यहाँ पर रॉन्ग चीजों की बात कहां करेंगे? रॉन्ग चीजों की बात तो हो गई कि क्लास की व्यवस्था, जब पिछले एक पॉइंट में हमने देखा कि इमोशनल सुरक्षा के लिए आप बच्चों पर नियंत्रण रखिए भी, लेकिन पता नहीं चलने दीजिए। लेकिन यहां तो आपके मेहनत की बात हो रही है ना, कि हर बच्चा चाहता है कि हमारे मेहनत को मान्यता मिले। अनुचित कार्य की यहां पर टॉप पॉइंट ही नहीं, ये पॉइंट आपके मेहनत की हो रही। हम 10वें पॉइंट पर हैं, इससे पहले 9 पॉइंट हो चुका है, सारे पॉइंट में अलग अलग बात हो रही है। ये पॉइंट आपके मेहनत की है। आप मेहनत कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए, है ना। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको मान्यता नहीं मिलती है तो कई बार बच्चे को भी लगता है कि अरे यार क्या फर्क होता है। जैसे कि आप अब हमेशा देखोगे एक्सप्लेन करने वाले को मैं अप्रिशिएट करता हूं, तो जो नहीं करते वो भी मोटिवेटेड होते हैं। आप तो खैर चलिए बहुत बड़े बच्चे हैं, लेकिन छोटा आपको, मतलब मैं ना भी करूं तो भी आपको पता है कि आपको सक्सेस पाना है, आप खुद आए हो। लेकिन छोटा बच्चों को नहीं पता है अपने करियर का, तो उनको आप अप्रिशिएट करोगे तो उसको पता चलेगा कि ये सही काम। तो इसमें सही और गलत में फर्क पता चलता है। और नहीं, सही काम पे भी आप उनको कुछ नहीं बोलोगे तो वो असामाजिक कार्य के प्रति आकर्षित होने लगता है, अपराध करने लगता है ना। इसलिए कार्य को समुचित मान्यता मिले ताकि द्वंद्व और कुसमायोजन ना हो, है ना। इसके बाद है इनकरेजमेंट द
टू करेज एक्शन, साहसपूर्ण कार्यों को प्रोत्साहन। स्टूडेंट हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू डू करेजियस एक्शन। They run behind the motor, climb the wall, jump into the pond and do other such courageous act. बच्चा करता है। They are more active. Therefore, it is necessary that activity of the student is be channeled into encouraged creative work. For this, there should be arrangement for scouting and extracurricular activities. तो मैंने अभी भी आपको बोला था ना कि बच्चा भैया खेल में उसको खेल से उसकी थकान दूर होती है। वे मोटर के पीछे भागते हैं, दीवार पे चढ़ते हैं, तालाब छांग मारते हैं। वो भैया बाल्यावस्था उम्र ही ऐसा है और बहुत साहसपूर्ण कार्य करते हैं, क्रियाशीलता बहुत होती है। अतः आवश्यक है कि छात्र के इस क्रियाशीलता को साहसपूर्ण सृजनात्मक कार्य में लगाया जाए, है ना। इसके लिए बच्चे को स्काउट में या पाठ की अलग अलग एक्टिविटीज में लगाया जाए, जिससे कि ना उसको उसकी साहस वाली चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। नहीं तो पता चला उस एनर्जी से कहीं मार करके चले आए। अरेंजमेंट ऑफ गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र मंडली होना बहुत जरूरी है। सो मैन इज अ सोशल एनिमल, ही डज नॉट वांट टू बी अलोन। कोई चाहता है अलोन रहना? कंपेनियन एंड फ्रेंड आर नीडेड फॉर सोशल लाइफ। If child want to be with peer and friend of expression, psychologists believe that one of the reason is for maladjustment in children is lack of friend. There should be such a system in the school that children interaction with each other increase and they get good friends. The create a feeling of cooperation, है ना, in the child which help in improving mental health. कोई समाज के बिना रह पाया है? नहीं, वो अकेला नहीं रह सकता, वो पागल हो जाएगा। सामाजिक जीवन के लिए संगी साथी और मित्र की आवश्यकता होती है। बालक अभिव्यक्ति के लिए संगी साथी और मित्र के साथ रहना चाहता है। मनोविज्ञान का विचार है कि बालक में कुसमायोजन का एक कारण मित्र का अभाव भी है। कई बार अच्छे फ्रेंड्स नहीं होने से भी बच्चा जो है डिमोटिवेटेड हो जाता है। विद्यालय में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बालक के परस्पर संपर्क में वृद्धि हो और उन्हें अच्छे मित्र मिल सके। इससे बालक में सहयोग की भावना उत्पन्न होती है जो मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में हेल्प करती है। तो एक अच्छा ग्रुप होना बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है फॉर्मेशन ऑफ गुड हैबिट्स। सो गुड हैबिट्स, है ना, शुड बी फॉर्म्ड इन स्टूडेंट टू मेंटेन मेंटल हेल्थ। थैंक यू आरती। टीचर्स शुड ट्राई टू इनकलकेट इन चिल्ड्रन द हैबिट ऑफ रेगुलर लिविंग, बैलेंस्ड ईटिंग हैबिट एंड सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। अच्छी आदत का निर्माण करना है ना। मेंटल हेल्थ को अगर हम बनाए रखना चाहते हैं तो हमें बच्चों में अच्छी आदत का निर्माण करना बहुत जरूरी है। शिक्षकों में बालक में नियमित जीवन, संतुलित खान पान और सादा जीवन, उच्च विचार आपको डालना, मतलब कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जिसको आप बोलते हैं, ये आपको मानना है एज अ टीचर, खुद फॉलो भी करना है और बच्चे को वही चीज बच्चा करे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। समझ रहे बात? तो अच्छी आदत का निर्माण आपको देख के भी बच्चा करेगा और बच्चे को आप उचित चीज बताइए भी, और ये बहुत स्ट्रांग पॉइंट। सिस्टम ऑफ रिलीजियस एंड मॉरल एजुकेशन, द चाइल्ड शुड बी टोल्ड थिंग्स रिलेटेड टू द मॉरल कैरेक्टर डेवलपमेंट। दिस लीड्स टू द मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट द मेंटल डेवलपमेंट। देखिए सिंपल सी बात मैं सारे पॉइंट पर डिस्कस कर रहा हूं। आप गलत करोगे तो क्या होगा, आप अच्छा करोगे तो क्या होगा, आपको कैसे टाइट रखें, आपको कैसे फ्लेक्सिबल रखें, हर पॉइंट का अपना अपना महत्व है ना। बालक को नैतिक चारित्रिक विकास के संबंधित बातें बताई जानी चाहिए। इससे उनका नैतिक और चारित्रिक विकास होगा और मानसिक विकास में भी योगदान होगा। तो ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप बच्चे को मॉरल डेवलपमेंट आपको तो करना पड़ेगा। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मेंटल हेल्थ में हमें हेल्प करेगा। आप पॉइंट याद रखिए, हम क्या पढ़ रहे हैं? मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। जो क्वेश्चन भी करते हैं ना, मेंटल रुग्णता कैसे आती है, तो मेंटल हेल्थ क्या होता है हम वो समझ रहे हैं, और मेंटल हेल्थ में हमारा क्या योगदान है एज ए टीचर। तो इतने सारे पॉइंट हम उसी पर देख रहे हैं कि बच्चे को कैसे हर एंगल से हम कर रहे हैं। तो मोरालिटी एक बड़ी पॉइंट है उसमें। सिस्टम ऑफ टीचर पेरेंट काउंसिल, शिक्षक अभिभावक परिषद, जो आप देखते हैं पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन होता है ना, जिस पर क्वेश्चन भी मैं यूट्यूब पे कराता हूं। सब लोग टेलीग्राम ग्रुप में है ना। पेरेंट्स इन द फैमिली हैव अ स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड,
Hence, for the healthy mental development of the child, teacher and parent should discuss together from time to time. Teacher parent council should be established. So हाँ बिल्कुल, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ही हम ये काम कर रहे हैं। बालक की शिक्षा में परिवार में अभिभावक का विशेष योगदान होता है ना। तो बालक के स्वास्थ्य मानसिक विकास के लिए शिक्षक और अभिभावक को मिलकर समय समय पर विचार करना चाहिए, इसलिए इस परिषद की स्थापना है। देखिए, मैं सिंपल बात बता रहा हूं कि कोई भी जो बच्चा है, कोई भी जो छात्र है, उसको सही से ट्रीट करने के लिए अगर टीचर को कोई भी एक व्यक्ति मदद कर सकता है तो वो कौन है? उसके माता पिता। बच्चे को उनके माँ बाप से ज्यादा कोई नहीं जानता है। आप आज हम लोग इतने बड़े हो गए ना, आज भी हमारी कौन सी कंडीशन कैसी है वो आपके माँ बाप से ज्यादा आपको कोई नहीं जानता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अरे उनको आपको जन्म दिया, आपको पाला है ना। मैं आपको लिटरली बताता हूं, जैसे मैं भी इंसान हूं। मतलब एक बड़ा सुंदर एक कहावत था कि मैं कैसे कहूं कि मैं खुद बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूं, कितने लोग मुझे देखकर मोटिवेट होते हैं। ये बात हम लोगों के साथ होती है, लेकिन आप सोचिए तो हम भी तो रोबोट नहीं है कि नट बोल्ट पे कसे हैं, तो इंसान ही। हमारे अंदर भी इमोशन होती होगी, हमें भी कभी डिप्रेशन होने की शिकायत हो सकती है, हमें भी कभी लो फील होता होगा, हम भी कभी थकते होंगे। तो आज के डेट में भी है ना, अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो मैं अपनी माँ को फोन मिलाता हूं। वो बात नहीं करता हूं कि मुझे क्या टेंशन है, क्योंकि वो बात अब कितना उनसे ऑफिस की चीजें, 4 चीजें, समाज की चीजें, जिम्मेदारी की चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। 5 मिनट बस नॉर्मल बात कर लिया तो आधा जो टेंशन है वो रिलीफ हो जाता है। देखिए, सॉल्यूशन तो आपको आपकी तरीके से मिलेगा, वो अलग चीज है, लेकिन जो आपका मेंटल स्टेटस है ये माता पिता को बहुत अच्छे से पता होता है। इसलिए स्कूल लाइफ में माता पिता का जो परिषद है वो हमें बना के रखना चाहिए। उसके बाद है कंसल्टेंट विद मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट। ये अभी हर स्कूल में ये इस पर मैंने काफी क्वेश्चन कराए हैं। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट शुड बी कंसल्टेड to study and diagnose the problem related to the mental health of children in school. Experts should be consulted to study problem children and proper arrangement should be made for their treatment. So mental health जो है, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का अध्ययन करने तथा उसका निदान करने हेतु आपको विशेषज्ञ को भी रखना चाहिए। इस पर मैंने काफी क्वेश्चन कराए हैं कि विशेषज्ञ का इनिशियल काम क्या होगा कि वो आपको इतना अवेयर रखे कि आपको प्रॉब्लम भी ना हो, है ना। तो ये चीजें आपको लेना चाहिए। समस्यात्मक बालक का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ का परामर्श लिया जाना चाहिए। उनके उपचार की आपको समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। कीपिंग ट्रैक ऑफ प्रॉपर प्रोग्रेस एंड कंडक्ट, आपको ये भी पता करना चाहिए ना कि आप जो मेहनत कर रहे हैं चल रहा है कि नहीं, सही है कि नहीं। So for the development of the children mental health, it is very important to keep track of the needs and conduct of children in a school. Seeing this, teacher and parent can make effort to improve the mental health of the children. तो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए बालक विद्यालय में बालक की आवश्यकता और आचार व्यवहार का लेखा रखना अत्यंत आवश्यक है। इसे देखकर शिक्षक और अभिभावक बालक में मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति हेतु प्रयास कर सकते हैं। हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि बच्चा कैसे आगे बढ़ रहा है, उसकी क्या जरूरतें हैं और कैसे वो आगे बढ़ सकता है, कहां पे कमी हो रहा है, ये ट्रैक भी आपको रखना है। टू प्रोवाइडेड एजुकेशन ऑफ गुड सिटीजनशिप, सबसे पहले तो अच्छी नागरिकता बनी। हर देश अपने देश के प्रति प्रेम सिखाता है बच्चों को। सो चिल्ड्रन शुड बी टॉट टू बिकम अ गुड सिटीजन फ्रॉम द बिगिनिंग इन स्कूल। बीइंग अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एजुकेशन ऑफ आइडियल सिटीजनशिप एंड सोशलिटी शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू वेरियस सब्जेक्ट एंड थ्रू वेरियस प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल क्वालिटीज। मतलब कहते हैं ना कि आप जिस जगह से हैं और खास करके जिस देश से हैं ना, जहां तक आपका अपना है, पूरा देश आपका अपना है, कहीं पर भी आप घूम सकते हैं, लेकिन दूसरे देश में नहीं घूम सकते, आपको कारण तारण बताना पड़ेगा, वीजा उजा होता है। सो आपका आपके अपनी पूरे अधिकार यहां पर है। तो अपने समाज से लेके आपको एक पूरे देश के लिए आपको एक अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा दी जाती है ना। समाज का सदस्य होने के नाते सामाजिक गुणों के विकास के लिए विभिन्न विषय के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम द्वारा आदर्श नागरिकता और सामाजिकता की शिक्षा आपको देनी चाहिए कि आप कैसे इंसान बन जाओ सबसे पहले। थैंक यू कृष्णा। तो
आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि सिटीजनशिप आपकी जो है उसका सम्मान आप करें, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सोशल रिलेटेड वर्क, यानी कि द थर्ड एजेंसीज दैट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द मेंटल हेल्थ ऑफ द चाइल्ड इज सोसाइटी। स्कूल ट्राई टू मोल्ड द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी, बट द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज पॉसिबल ओनली बाय द सोसाइटी। क्या कह रहे हैं? समाज संबंधी कार्य, तो बालक का जो मेंटल हेल्थ है ना, उसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि समाज भी तो है। अभी हम स्कूल की बात इतनी कर लिए, माता पिता की बात कर लिए, समाज भी तो है। समाज कैसे हेल्पफुल करेगा बताइए? समाज एक माहौल है जिसमें आप रहते हैं। परिवार के बाद तो समाज ही एक माहौल है। अभी अपने घर से निकलिएगा तो चार लोग अड़ोसी पड़ोसी के ही तो मिलेंगे। सो बेसिक नीड ऑफ द चाइल्ड सच एज फुलफिलमेंट ऑफ लव, अफेक्शन एंड हैप्पीनेस। तो बच्चे की मौलिक आवश्यकता क्या है? प्रेम, स्नेह, वात्सल्य, प्रसन्नता की पूर्ति। ये सब चीजें एक अच्छे सामाजिक एनवायरनमेंट में होती है। आप घर से बाहर निकलो, लोग बोले अरे कैसे हो, अच्छे हो, बढ़िया है ना, सब कुछ ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक वो मिले टू प्रोवाइड हैप्पीनेस एंड सिक्योरिटी थ्रू द चाइल्ड। तो समाज का भी ये रोल है माता पिता के साथ साथ कि बच्चे को सुख और सुरक्षा ये करे। अब बच्चा वो घर से निकलने में डर ना लगे। टू प्रोवाइड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर द इमोशनल सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। संवेगात्मक सामाजिक विकास के लिए पर्याप्त अवसर आप बच्चे को उपलब्ध कराइए। तो यहां पर क्या है कि जो आपका इमोशनल सोशल स्टेटस है उसके लिए बच्चे को आप पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराइए। टू एस्टेब्लिश गुड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। और बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तम शिक्षा संस्थानों की स्थापना आप करिए, है ना, कि एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम हम बच्चे के लिए बनाए। टू इनकरेज द क्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप इन चाइल्ड। बच्चे को लोकतांत्रिक नागरिकता के गुणों का मतलब कि भाई बोला ना, ये समराइज कर रहा हूं मैं अभी, तो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, आप जिस देश में रहते हैं वहां की बात आपको बच्चे को बतानी है। एंड टू डेवलप कम्युनिटी एंड नेशनल फीलिंग्स इन द चाइल्ड। राष्ट्र भावना और समुदाय की भावना का विकास हो। ये सब बातें आप कर चुके हैं व्यवहारिक तौर पर मेरे से अभी। टू डेवलप अ हेल्थी सोशल एनवायरनमेंट फॉर द चिल्ड्रन बाय एंडिंग कास्ट हैटर्ड, सोशल हैटर्ड। हाँ, क्लास के लास्ट मोमेंट पर मेरा क्या कहते हैं, इंटरनेट का ये पूरा शट डाउन हो गया था। तो हाँ, तो हम लोग लास्ट मोमेंट पे क्या डिस्कस कर रहे थे, लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बच्चे को डेमोक्रेटिकल जो नागरिकता है उसको हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, है ना, कि हम किस प्रकार से बच्चे को एक आप एक इंडियन सिटीजन है ना। मैंने आपको बोला था ना कि अब देखिए देश में क्या हो रहा है। सबसे पहले हम अपने देश के सिटीजन हैं, इस बात की भावना हमें बच्चों में विकसित करनी पड़ेगी, है ना। आपको राष्ट्र के प्रति एक अच्छी भावना विकसित करनी पड़ेगी। जातीय विद्वेष, सामाजिक विद्वेष, राजनीतिक प्रपंच, धार्मिक उन्माद, ये जो हैटर्ड हैं जितने, इन सब से हमें दूर जाना पड़ेगा, है ना। और इसके लिए एक बेहतर सामाजिक परिवेश का निर्माण करना पड़ेगा। और इमोशनल यूनिटी, भावनात्मक एकता, इसका मतलब समझते हैं? आप सिर्फ कहने के लिए प्रोफेशनली एक दूसरे के साथ जुड़े हैं नहीं, इमोशनली आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का जो हमारा टारगेट था पढ़ने का वो ये था कि हर बच्चा एक अच्छा मेंटल हेल्थ रखना डिजर्व करता है, और एज अ टीचर हम क्या क्या कर सकते हैं उस पर हमने पूरी चर्चा की। तो यहां देखिए, स्कूल को क्या करना चाहिए, यहां पर बताइए, परामर्श, चिकित्सीय उपचार। अब ऐसे क्वेश्चन यूट्यूब पर मैं काफी कराता हूं, तो आप जानते हैं कि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है। अगर आप बच्चे को सोशल इमोशनल इंटीग्रेशन करेंगे, ये सबसे मतलब हमेशा ना क्वेश्चन को, ये मैं जल्दबाजी में भी आपको नहीं बनाऊंगा, आप होमवर्क ही करिएगा सारा ध्यान से। क्यों? क्योंकि ना ये सारे क्वेश्चन पर ना सिर्फ आंसर की जरूरत नहीं, हमको मन स्थिर करके सोचने की जरूरत है। ए क्यों नहीं हुआ, ए भी तो पॉजिटिव था, बी क्यों नहीं हुआ, बी भी तो पॉजिटिव था, सी क्यों नहीं हुआ, सी भी तो पॉजिटिव था। कृष्णा को पीडीएफ नहीं मिली, बाकी लोगों को मिली थी कल की पीडीएफ, एक बार बता दीजिए तो, क्योंकि कल की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। कृष्णा,
तो ये जो चीजें हैं, ये सब चीजें हमें, हाँ, ये सब चीजें हमें इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है ना? तो चलिए सब लोग आप लोग जो है, अगर आप लोग को एक बार चेक कर लीजिएगा आज फिर से, अगर पीडीएफ नहीं आपको मिली होगी तो मुझे टेलीग्राम पर बता दीजिएगा, क्योंकि एक ही पीडीएफ है जो अपलोड की हुई है ऑलरेडी, सारे क्लास की अपलोड की हुई है, कल ही अपलोड हो, मतलब अपलोड हो गई एक्चुअल में, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो वो ऑलरेडी अपलोड है तब मैं पढ़ा रहा हूं, पहले ही अपलोड हो जाती है तब पढ़ाते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट अपलोड ही रहती है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद। सारे क्वेश्चन होमवर्क के करिएगा। ओके।